So welcome students on my YouTube channel Everything is Relative। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को मैं और आगे लेके चल रहा हूँ आज। ठीक है, तो आई होप कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी थ्योरी देखी होगी और लास्ट वीडियो में मैंने जो कुछ क्वेश्चंस करवाए थे वो भी आपने देखे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन की। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक स्फेरिकल बॉल है नेग्लिजिबल रेडियस की, एक स्फेरिकल बॉल है नेग्लिजिबल रेडियस की। उसका जो मास है वो है, मान लो आप सपोज करो 10 ग्राम, जो इसका मास है वो कितना है 10 ग्राम है। और ये जो बॉल है इसको हवा में रखा गया है। ठीक है, और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, मतलब एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया ऊपर की तरफ, मतलब वर्टिकल ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया ऊपर की तरफ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपका E इक्वल्स टू जो है आपको दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, मतलब ऐसा है कि एक स्फेरिकल बॉल है, नेग्लिजिबल रेडियस की बॉल है जिसका मास 10 ग्राम है, उसको हवा में रखा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है उसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन है वो कितना है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आपको ये बोला गया है कि इसको कौन सा तो चार्ज दे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताना है आपको, और कितना चार्ज दिया जाए, कौन सा चार्ज दिया जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, और कितना चार्ज दिया जाए कि ये जो आपकी बॉल है वो हवा में लटकी रहे। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? तो एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक बॉल है जो हवा में है, ठीक है, उसका मास 10 ग्राम है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है ऊपर की तरफ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाया गया है आपका? ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, उसका जो वैल्यू है वो है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आपको बताना है कि इस बॉल को कितना चार्ज दिया जाए और पॉजिटिव दिया जाए कि नेगेटिव दिया जाए, मतलब टाइप ऑफ द चार्ज भी आपको बताना है कि ये जो बॉल है आपकी ये हवा में ऐसे कैसे लटकी रहे, मतलब ना तो हवा में नीचे गिरे ना ये ऊपर जाए, अपनी पोजीशन पे क्या है ये रुकी रहे, मतलब हवा में लटकी रहनी चाहिए ये। ठीक है, तो थोड़ा सोचिए, उसके बाद में बताता हूँ मैं इसका आंसर क्या आएगा। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा। अब ये बॉल जो है वो नीचे भी नहीं गिरनी चाहिए, ऊपर भी नहीं जानी चाहिए, हवा में रेस्ट पे लटकी रहनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब जितना फोर्स इसके ऊपर नीचे लगे उतना ही फोर्स इसके ऊपर कहाँ लग जाए, ऊपर लग जाए। ठीक है, अब नीचे जो फोर्स लगेगा वो तो mg लगेगा, नीचे जो फोर्स लगेगा वो तो कौन सा लगेगा इसके ऊपर, तो नीचे जो फोर्स लगेगा वो तो mg लगेगा। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे लग गया तब तो फिर बॉल नीचे ही आ जाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऊपर लगना जरूरी है। आ रही बात समझ में? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर तभी लग सकता है जब इसको पॉजिटिव चार्ज दूं, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मैं चाहता हूं कि ये बॉल हवा में लटकी रहे, इसका मतलब नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो उसका मतलब नीचे जो है वो mg लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऊपर लगना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ तभी लगेगा जब मैं इसको कौन सा चार्ज दे दूं, जब मैं उसको पॉजिटिव चार्ज दे दूं। इसका मतलब मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, ये तो मेरे को समझ में आ गया। अब कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया इसको Q चार्ज दे दिया। तो अगर मैंने इसको Q चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो E है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है यूनिट चार्ज पे फोर्स, यानी E इक्वल्स टू होता है F/Q। ये मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी में। तो E इक्वल्स टू अगर F/Q होता है तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? QE। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वो फोर्स लगेगा QE। अब ये हवा में लटकी रहे यानी ये इक्विलिब्रियम में रहे तो ये तभी पॉसिबल है जब QE इक्वल्स टू हो जाए आपके पास mg। तो Q इंटू E, ये कितना है 10, m दे रखा है आपको कितना 10 ग्राम, यानी 10 इंटू 10⁻³ इंटू g को मैं एक बार 10 ले लेता हूँ, वैसे तो 9.8 होता है लेकिन मैं 10 ले लेता हूँ, तो ये कर जाएगा आपका 10 से 10, तो Q कस्ट हो जाएगा 10⁻² कूलम, ये ऐसा बोल दो 0.01 कूलम। तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा और वो पॉजिटिव चार्ज कितना देना पड़ेगा? 0.01 कूलम चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को ये बोला गया है कि
एक m मास का कोई एक छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है, m मास का एक छोटा सा ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्या मतलब इस चीज को चार्ज कर दिया, इसको चार्ज कर दिया हमने, मान लो पॉजिटिव चार्ज कर दिया मान लो, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलो इसको, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। बात समझ में आ रही है क्या करना चाह रहा हूं? और जो पॉजिटिव चार्ज दिया गया है वो मान लो जो चार्ज दिया गया है वो क्यू है, ठीक है। तो मतलब एक m मास का ब्लॉक है, पॉइंट ब्लॉक है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दे दिया, वो जो पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया इसको मान लो कितना है, कैपिटल क्यू है, ठीक है। ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी म्यू कॉस्ट जो कितना आपके पास 0 है। बोला ये गया है कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया जाए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया जाए, तो आपको ये बताना है t टाइम बाद इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो क्या फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आपको बताना है आफ्टर टाइम कितना है, t, आफ्टर टाइम t, मतलब t टाइम बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। और ये जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस आपकी कैसी है, वो सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से इसका आंसर निकालिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी टी टाइम बाद क्या हो जाएगी। अब टी टाइम बाद काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो मैंने मान ली वो हो जाएगी हाफ mv²। बेसिकली अगर मेरे को टी टाइम बाद काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मुझे टी टाइम बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? अब इसकी वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, इनिशियली ये रेस्ट पे रखा हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो गई, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। अब इसको चार्ज दे दिया मैंने क्यू, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे पास, ई है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा क्यू ई। आ रही बात समझ? क्योंकि ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिट चार्ज पे फोर्स, तो क्यू चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू चार्ज पे फोर्स हो जाएगा क्यू ई, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। तो इस फोर्स की वजह से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस फोर्स की वजह से जब ये मूव करेगा तो फोर्स लगने की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब वो एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कितना आ गया, ए, मैंने मान लिया ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो एफ इक्वल टू क्या है, क्यू ई, और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई बाई एम। क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है भाई, क्यू ई फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैंने मान लिया ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, और वो जो है वो एफ किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर है। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इसके पास एक्सेलरेशन आ गया, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू है क्यू ई बाई एम। अब ना यहाँ पे मेरे पास जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, मैंने क्यू चार्ज दिया है, इस ब्लॉक का जो मास है वो भी कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी यूनिफॉर्म है, मतलब पोजीशन चेंज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कैसा बना हुआ है, सेम बना हुआ है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी क्यू ई बाई एम, इसमें क्यू भी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, और ई सब जगह वैसे सेम है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे वो कैसा है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि तीन इक्वेशन हमने 11th क्लास में पढ़ी है, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन हम तभी वैलिड है जब आपका a जो है वो कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे a जो है वो हमारा कैसा आया है, कांस्टेंट आया है, मतलब a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे t टाइम बाद वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसके लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा q e बाई m इनटू t। तो ये आ गई वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये चलना स्टार्ट हो गया, तो t टाइम बाद इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी q e बाई m इनटू t। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ m v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। एक m से एक m कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा हाफ q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई m।
ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और आई होप कि आपको क्लियर भी हुआ होगा कि मैंने कैसे किया। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोला गया है कि एक m मास और q चार्ज का पार्टिकल है, एक m मास और q चार्ज का पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से, यहां से मतलब ये ग्राउंड लेवल मान लो, यहां से इसको फेंका गया है, सपोज करो थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से। एक q चार्ज है जिसका मास m है, इसको थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसको जो प्रोजेक्ट किया गया है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है, और वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, वर्टिकली डाउनवर्ड, और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लो E है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यानी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, E है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी डायरेक्शन कहां पे है, नीचे की ओर है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? आपको ये बताना है कि इस चार्ज का टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा कि नहीं करेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना, जैसे ही थीटा एंगल पे फेंकूंगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो आपको बताना है अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, और इसकी रेंज क्या होगी, ये तीनों चीज आपको बतानी है। तो सोचिए थोड़ा सा, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से दिमाग लगाइए कि मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड और रेंज जो है वो क्या होगी यहाँ पे। तो क्वेश्चन एक बार में चाहो तो वापस से रिपीट कर देता हूँ। एक m मास और q, एक m मास का पार्टिकल है जिसके ऊपर स्मॉल q चार्ज है, उसको ग्राउंड से थीटा एंगल पे फेंका गया है u वेलोसिटी से, ठीक है, और एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है नीचे की ओर जो यूनिफॉर्म है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम है, वो E है, ठीक है। आपको बताना है कि जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने सोचा होगा कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी और रेंज क्या होगी, ठीक है। देखो वैसे तो टाइम पीरियड निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपने 11th क्लास में मेथड देखा होगा, ठीक है। 11th क्लास में आपने मेथड देखा होगा कि हमको अगर टाइम पीरियड निकालना है या जैसे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो y डायरेक्शन में इक्वेशन लगानी पड़ेगी, रेंज निकालनी है तो x डायरेक्शन में इक्वेशन लगानी पड़ेगी, वो सब चीजें आपने पढ़ी होगी। मैं उन सब चीजों पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहा हूँ उसको, क्वेश्चन को सॉल्व। आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देता हूँ। आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा होगा 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने तो खैर जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं उनको तो मैं ये फॉर्मूला ऐसे याद करने के लिए बोलता ही नहीं हूँ, और मैं भी आपको यही बोलूंगा कि इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद मत करो, इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखा करो 2uy अपॉन ay। uy क्या है, uy है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ay जो है वो है एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद रखो बजाय के 2u sin थीटा अपॉन g के। आगे बात समझ में? ऐसे ही मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैं बोलूंगा आपको उस फॉर्मूले को ऐसे याद नहीं रखना, आप ऐसे याद रखो uy स्क्वायर अपॉन 2ay। इस फॉर्म में याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो u sin थीटा है वो क्या है, u sin थीटा जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये सब आपने 11th क्लास में देखा होगा, और g जो है वो है एक्सीलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, और वो नीचे की तरफ था, तो ये जो g है ये है एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? ऐसे रेंज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। मैं बोलूंगा इस फॉर्मूले को भी आप ऐसे याद मत रखो, आप उसको ऐसे याद रखो 2ux इंटू uy अपॉन ay, क्योंकि साइन 2 थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन 2 थीटा को मैं ऐसे बोल सकता हूँ u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन g, मतलब ये वाली जो चीज है वो ये बन जाएगी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन करोगे तो इसमें फिर क्या करो, 2 को तो अलग से लिख दो, u स्क्वायर साइन थीटा ऐसे लिख दो, u स्क्वायर प्लस लिख दो u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा,
इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा है ना, एक बार तो एक यू को तो साइन थीटा के साथ लिख दिया मैंने और एक यू को मैंने कोस थीटा के साथ लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो यू साइन थीटा है तो यू वाई बन गया और ये जो यू कोस थीटा है वो क्या बन गया मेरे पास, वो यू एक्स बन गया। और ये यू एक्स और यू वाई क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। कैसे, अगर मैंने मान लो इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है भाई, यू कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितनी होती है, यू साइन थीटा। कंपोनेंट लोगे ना इसको। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्रोजेक्टाइल में जो आपने ये फॉर्मूले पढ़े थे, ये फॉर्मूले आप इस फॉर्म में याद करने के बजाय इस फॉर्म में याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। आ रही बात समझ में? क्यों बेटर होगा वो देखो, अगर आप इस फॉर्म में याद रखोगे तो अब आप इस न्यूमेरिकल को बड़े इजीली सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व कर सकते हो, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो यू एक्स तो वही है यू कॉस थीटा, यू वाई भी क्या है यू साइन थीटा, लेकिन जो ए वाई है देखो इन सब फॉर्मूले में क्या आ रहा है, इन सब फॉर्मूले में यू एक्स आ रहा है, किसी फॉर्मूले में यू वाई आ रहा है और किसी फॉर्मूले में ए वाई आ रहा है। तो यू एक्स और यू वाई तो वही है यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। मुझे ए वाई और निकालना है। अगर ए वाई आ गया ना तो मेरे पास तीनों वैल्यू निकल के आ जाएंगी, क्योंकि देखो टाइम पीरियड है 2 यू वाई अपॉन ए वाई। अब यू वाई तो मुझे पता ही है, वो तो यू साइन थीटा है। अब मेरे को वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चेक करना है बस, कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, ऐसे देखो ये है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 ए वाई। अब यू वाई तो मुझे पता ही है, वो तो है यू साइन थीटा। मुझे यहाँ पे भी ए वाई चाहिए और रेंज के फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए, ए वाई। अगर मैं वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लूं तो मैं इजीली टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट और रेंज कैलकुलेट कर सकता हूं। आ रही बात समझ में? तो देखो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन आएगा, ये आएगा। एक तो किसका एक्सेलरेशन आएगा आपके पास, ग्रेविटी का। कहां पे आएगा ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ आएगा। तो वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी का है, वो है जी। आ रही बात समझ में? एक एक्सेलरेशन और आएगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है। आ रही बात समझ में? अब देखो चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, नीचे की तरफ है, चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कहां पे लगेगा, नीचे की तरफ ही लगेगा फोर्स। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर फोर्स नीचे की तरफ ही लगेगा तो वो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, चार्ज है Q, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा QE, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ना E बराबर क्या होता है F अपॉन Q, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास QE। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा वो नीचे लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, चार्ज पॉजिटिव है। अब वो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है QE। तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा आपके पास वो हो जाएगा QE बाई M। क्यों QE बाई M, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपके पास M। तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये किसकी वजह से आएगा, ये आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो कहां पे लग रहा है आपका, नीचे। तो ये एक्सेलरेशन भी कहां पे आएगा आपके पास, नीचे। तो नीचे जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगा, नीचे जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा G प्लस QE बाई M। ये मेरे पास नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन बन जाएगा और यही मेरा किसका काम करेगा, यही मेरा ए वाई का काम करेगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? अब वाई डायरेक्शन में अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया तो फिर मैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो क्या है मेरे पास, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2uy अपॉन ay। क्या है मेरे पास फॉर्मूला, 2uy अपॉन ay। अब uy क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दैट इज u sin थीटा, यानी 2u sin थीटा अपॉन ay, और ay कितना है g प्लस QE बाई m। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया टाइम पीरियड। आ रही बात समझ में? सिंपल है। अब ऐसे मेरे को अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैक्सिमम हाइट क्या है, uy स्क्वायर अपॉन 2ay। uy क्या है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u sin थीटा, तो uy स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2ay। ay मतलब g प्लस QE बाई m। ये लो भाई, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर मेरे को रेंज निकालनी है तो वो क्या है, 2ux uy अपॉन ay। तो 2ux uy अपॉन ay, तो ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वो कितनी है u cos थीटा, uy कितना है u sin थीटा डिवाइडेड बाई ay कितना है अपने पास g प्लस QE बाई m। ये क्या आ गया मेरे पास, रेंज आ गया। अब चाहो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, u इंटू यू तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा। तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख दो u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस QE बाई m। तो ये मेरा किसका आंसर आ गया, ये मेरा रेंज का आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो फॉर्मूले आप 11th में टाइम पीरियड का 2u sin थीटा अपॉन g की फॉर्म में याद रखते थे, उसको आप 2u sin थीटा अपॉन g की फॉर्म में याद मत रखो, आप उसको 2uy अपॉन ay की फॉर्म में याद रखो।
ऐसे ही आपने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद रखा होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप उसको u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g याद मत रखो, उसको याद रखो uy स्क्वायर अपॉन 2ay। आ रही बात समझ में? जैसे ये ना, ऐसे ही आपने रेंज का फॉर्मूला याद रखा होगा sin u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो उसको भी आप u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g की फॉर्म में याद रखने के बेटर है। इस फॉर्म में याद रखो 2ux uy अपॉन ay, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में याद रखोगे तो आप ऐसे वाले इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया है। आप चाहो तो उसको बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। ठीक है, तो वो मेथड आपने 11th में देखा होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो आपको पहले से आता है। अगर फिर भी अगर आपको वो जानना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं चाहूँ तो उसको इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा आगे जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने 11th में प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, चलते नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को ये बोला गया है कि एक पेंडुलम है। ठीक है, इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो L है और इसका जो मास है वो m है। लेंथ तो इसकी L है, मास इसका m है, और इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। मान लो क्या दे दिया? इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया E। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया E जो इस डायरेक्शन में है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इस डायरेक्शन में। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हर जगह इसकी वैल्यू क्या है? E ही है। बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूँ? और इसके ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो मान लो चार्ज जो वो Q है, तो पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, वो टोटल चार्ज जो है वो Q है, इसका मास m है, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है x डायरेक्शन में, दैट इज E। और आपको ये बताना है कि इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। मतलब पेंडुलम जब एसएचएम करेगा, जब ये पेंडुलम एसएचएम करेगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह है भाई, ये ध्यान रखना। मैंने बनाया तो यहीं तक ही है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे जाके सॉल्यूशन भी करना है। बाकी आप ये मान के चलना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरा है, सब जगह है। अरे बस मैं आगे तक है। तो अगर ये इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एसएचएम करेगा तो इसके एसएचएम का जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, आपको यही बताना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट से सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो आई होप कि आपने सोचा होगा इसका आंसर। तो देखो, आपने 11th क्लास में अच्छा पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, T = 2π√L/g। अरे बात समझ में? क्योंकि वहां पे जो फोर्स लगता था वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, तो वहां पे जो नीचे एक्सेलरेशन जो आता था वो सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आया करता था। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, प्लस में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो सिर्फ ग्रेविटी का नहीं आएगा, वो दोनों फोर्स के नेट का जो एक्सेलरेशन आएगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो जो फॉर्मूला आप 11th क्लास में एसएचएम का पढ़ते थे, पेंडुलम में टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला पढ़ते थे आप, तो 11th क्लास में जो आप पेंडुलम की टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला पढ़ते थे वो पढ़ते थे 2π√L/g। लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला 2π√L/g नहीं है, आपने शायद ये पढ़ा भी होगा, ये होता है 2π√L/A इफेक्टिव। अरे बात समझ में? रियलिटी में जो फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2π√L/A इफेक्टिव। A इफेक्टिव का मतलब है नेट एक्सेलरेशन जो इस पेंडुलम पे लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी भाई, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब चीजों को आपको 11th में पता है, वरना मुझे पूरे एसएचएम के बारे में इस क्वेश्चन में डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ भाई आपको एसएचएम का सारा आइडिया है 11th क्लास का। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2π√L/A इफेक्टिव। यहाँ पे मैंने A इफेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देखो यहाँ पे A इफेक्टिव कितना आ जाएगा। अब देखो उसके लिए पहले मुझे फोर्स चेक करना पड़ेगा। एक फोर्स लगेगा mg, एक फोर्स तो क्या लगेगा mg ग्रेविटी की वजह से, एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है तो वो जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ ही लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E, चार्ज है Q, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q। बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा,
एग्जैक्ट बीच में आए ये कोई जरूरी नहीं है। नेट जो बिल्कुल बीच में तो तब आएगा जब mg और qe की वैल्यू बराबर हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है बिल्कुल बीच में ही आए, लेकिन इतना पता है कि आएगा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। आ रही बात समझ में? तो सपोज करो वो नेट फोर्स मान लो इधर आ रहा है, नेट फोर्स का मतलब mg का और qe का जो नेट है, तो mg और qe का जो नेट आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो मैंने मान लिया कि वो जो नेट फोर्स आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, और वो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा। अब नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। वेक्टर फॉर्मूला आपको पता होगा ना, दो फोर्स का अगर अपन को नेट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। यहाँ पे थीटा जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो जब आप अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 2 ये इंटू कोस 90 करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा नेट फोर्स का वो आएगा आपके पास m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू आएगी। आ रही बात समझ में? अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस 2 ये इंटू कोस 90। कोस 90 जीरो होता है तो वो जो प्लस में 2ab वाली जो टर्म आएगी ना वो आपकी हट जाएगी, क्योंकि वहां पे कोस 90 जो है वो जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स आपके पास यहाँ पे आने वाला है वो आने वाला है अंडर रूट m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर। ये नेट फोर्स आ गया। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है ma। तो ma इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर। तो यहाँ से जो a आएगा आपके पास एक्सेलरेशन वो आएगा अंडर रूट m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। आगे बात समझ में? ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर एक्सेलरेशन आ गया। आप चाहो तो इस m को अंडर रूट के अंदर ले जाओ, और जब आप ये m को अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे तो अंडर रूट में ये फिर m स्क्वायर बनेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ एक बार, जैसे मान लो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे a को लिखूं, देखो a मेरे पास क्या आया है, a आया है मेरे पास अंडर रूट m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। अब मैं कह रहा हूँ m को चाहो तो आप अंडर रूट के अंदर ले जाओ। अब जब आप m को अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे तो ये बनेगा m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर m स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि m जब अंडर रूट में जाएगा तो वो m स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इसको जब आप अलग अलग अपॉर्ट में रखोगे तो a क्या बन जाएगा, a बन जाएगा g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, यानी इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अगर इफेक्टिव एक्सेलरेशन मेरे पास ये आ गया तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन a नेट। और a नेट कितना है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। ये मेरा फाइनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे आया समझ में कैसे किया? तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैंने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया है। तो बस सिंपल है, 11th का आपको एसटीएम का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बाकी तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से देखा जाए तो बस इलेक्ट्रोस्टैटिक ने तो एक फोर्स और लगा दिया इसके ऊपर, और वो फोर्स कौन सा लगा दिया, QE। बाकी सारा काम तो आपका 11th का ही था। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए 11th के हिसाब से। ऐसे चैप्टर में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, लेकिन g की जगह वो होता है वो a इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब आपने 11th में पढ़ा होगा तो वहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, इसलिए वहां पे g आ गया था, क्योंकि ग्रेविटेशनल का ही एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे लगना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो दोनों का नेट आएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे सोल्व किया। ठीक है, चलता हूँ मैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको नोट करना है तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हो आप, वैसे तो इजी है, बट फिर भी अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को ये बोला गया है कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और वो ऐसे रखे हैं। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कौन कौन से, मैं नाम भी देता हूं। चलो, ये पॉइंट है, मान लो ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। ठीक है, तो एक तो ट्रायंगल है आपका कौन सा, एक तो ट्रायंगल है ए सी ई, और एक दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, दूसरा ट्रायंगल है बी डी एफ। ये जो दोनों ट्रायंगल है, दिख रहा होगा आपको इस डायग्राम में, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपके इक्विलैटरल है। अरे बात समझ में। और जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स पे, अच्छा दोनों का सेंटर जो है वो भी कॉमन है, दोनों का सेंटर कॉमन है, कॉमन सेंटर, वो कॉमन सेंटर मान लो O है। ठीक है, तो ये जो O है वो क्या है आपका, कॉमन सेंटर है इनका। अब आपको ये बोला गया है कि A B C D
ई और एफ, इन पे कौन कौन से चार्ज रखे हैं रेस्पेक्टिवली, वो रखे हैं 1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, ऐसे चार्ज रखे हैं। मतलब ए पे रखा है 1 माइक्रोकुलम, 2 पे रखा है 2 माइक्रोकुलम, ए पे रखा है 1, बी पे रखा है 2, सी पे रखा है 1, डी पे रखा है 2, ई पे रखा है 1, एफ पे रखा है 2। इस टाइप से इनके ऊपर चार्जेस रखे हैं। आपको बताना है ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है, मतलब पॉइंट ओ जो है, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको बताना है ई एट ओ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओ पॉइंट पे कितना होगा, यही आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, हो सकता है कि अभी से आपको आंसर आ भी गया हो, तो फिर भी एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपने सोचा होगा इसका आंसर। देखो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, देखो ए पे जो चार्ज रखा है पहले वो देखो, ए पे रखा है 1, इस पे रखा है 2, इस पे फिर 1 रखा है, इस पे फिर 2 रखा है, इस पर फिर 1 रखा है, इस पर फिर 2 रखा है। ठीक है, अब देखा जाए तो एक ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, पहले मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की, ACE। अब ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ACE कैसा ट्रायंगल है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और तीनों वर्टेक्स पे बराबर बराबर चार्ज रखा है। तीनों वर्टेक्स पे कैसा चार्ज रखा है आपके पास, बराबर बराबर चार्ज रखा है। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन के तीनों वर्टेक्स पे बराबर बराबर चार्ज रखा हो तो उसके सेंटर पे जो फोर्स होता है वो 0 होता है। ठीक है, और फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या मानते हैं, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज से पहले फोर्स निकालेंगे, मान लो टेस्ट चार्ज से फोर्स लगा F, तो फील्ड बराबर क्या हो जाता है, फील्ड बराबर हो जाता है F अपॉन Q नॉट। लेकिन यहाँ पर जब आपको मैंने कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल कराए थे तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था, अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन के तीनों वर्टेक्स पे बराबर बराबर चार्ज रखे हो तो सेंटर पे चाहे चार्ज कुछ भी रखा हो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो इन तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे चाहे कुछ भी चार्ज रखा हो, जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर फोर्स 0 आ गया तो फील्ड भी 0 हो गया, क्योंकि फील्ड बेसिकली क्या होता है, यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। अब यहाँ पे तो आप चाहे कुछ भी चार्ज रखो, फोर्स कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। क्यों आने वाला है ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जब मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे थे। ठीक है, तो इन तीनों चार्जेस का जो नेट फोर्स है वो यहाँ पे 0 आ गया। ऐसे ही इस ट्रायंगल में देखो, अब ये ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है और इसके तीनों वर्टेक्स पे जो चार्ज रखे हैं वो कितने रखे हैं, 2 2 2 रखे हैं। तो तीनों पे बराबर बराबर चार्ज रखे हैं, तो इन तीनों की वजह से भी जो सेंटर पे फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0। तो मतलब इन तीनों का नेट भी 0 हो गया और इन एक का नेट भी 0 हो गया। इसका मतलब सेंटर पे जो ओवरऑल जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया, 0। अगर सेंटर पे ओवरऑल नेट फोर्स 0 हो गया तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी कितना आएगा आपके पास, 0। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, F अपॉन Q। अगर F ही 0 है तो E की वैल्यू तो ऐसे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। मैं चलता हूँ आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन दिया है लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने। पिछले वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो 0 आया था। अब की बार क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अब की बार भी वही है, वही दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है ACE और एक ट्रायंगल है BDF। दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, दोनों इक्विलेटरल है और दोनों की साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है और दोनों का ये जो O है वो कॉमन सेंटर है। ठीक है, और अब की बार ये बोला गया कि A, B और C पर तो कितना चार्ज रखा है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, और D, E, F पे जो चार्ज रखा है वो -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। यानी A, B, C पे तो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और D, E, F पे जो है वो -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, तो अब की बार आपको दोबारा यही बताना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अच्छा है इसका, यहाँ पे आपका आंसर 0 नहीं आएगा। आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे 0 नहीं आने वाला। पिछले वाले क्वेश्चन में 0 आ गया था। तो थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो आई होप कि आपने सोचा होगा इसका आंसर। तो देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम का है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम का है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो पहले तो मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं ACE में इन दोनों पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, बट इस पे -2 है, इस पे तो 2 है, इस पे 2 है और इस पे -2 है। अगर इस पे भी +2 ही होता तब तो यहाँ पे नेट 0 हो जाता, बट यहाँ पे -2 है तो नेट 0 तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही BDF ट्रायंगल में देखो, BDF ट्रायंगल में यहाँ पे -2 है,
यहाँ पे -2 है, बट यहाँ पे +2 आ गया। अगर यहाँ पर भी -2 होता तब तो नेट 0 हो जाता, बट यहाँ पे +2 आ गया। इसका मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल की वजह से यहाँ पे 0 नहीं आने वाला, दोनों ट्राइंगल की वजह से यहाँ पे क्या नहीं आने वाला, 0 नहीं आने वाला। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको अगर आपने मेरे कूलॉम्स लॉ वाले वीडियो देखे हैं तो वहां पे मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, और वहां पे मैंने ये ट्रिक भी बताई थी आपको कि कैलकुलेशन को कम करने के लिए अपन कैसे ट्रिक से कर सकते हैं। तो उस ट्रिक से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो देखना कैसे सोल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। हमको O पॉइंट पे यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और साइड मेरे पास पता है, साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इन चार्जेस की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हर चार्ज की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि किसी भी एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखो ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सेंटर है, मुझे सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है इस वर्टेक्स से, क्योंकि सेंटर की हर वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो किसी भी एक वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो अगर ये इक्विलेटरल है तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो ये अगर साइड पूरी की पूरी 10 सेंटीमीटर की है, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम यहाँ से वर्टेक्स सामने वाले वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो इस पूरी लाइन को बिल्कुल बीच में से काट के जाता है। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, छोटी मोटी मैथमेटिक्स है ये आपने पढ़ा होगा वैसे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसमें अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये जो है वो आधा आधा हो जाएगा। तो अगर ये पूरी साइड 10 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो साइड हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये पूरा एंगल तो कितने का होगा, ये पूरा एंगल तो 60 का होगा। अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूं तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितने का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। इक्विलेटरल में ये एंगल जो होता है वो हाफ हो जाता है अगर हम यहाँ पे सेंटर से मिलाएं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है कि मैथमेटिक्स में ये पता है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है ये पूरा 60 का है, तो यहाँ से जब आप उसको सेंटर से मिलाओगे तो वो 30-30 में डिवाइड हो जाते हैं, यानी हाफ हो जाते हैं, ठीक है। मुझे ये वाली साइड चाहिए, ये वाली साइड आ रही बात समझ में, ये वाली साइड मुझे चाहिए, और ये मुझे ये पता है ये पूरा 10 का था, तो ये आधा कितने का हो जाएगा, 5 का। मुझे ये चाहिए, तो ये क्या बन गया मेरा इस ट्रायंगल में। अगर मैं ट्रायंगल को बोलूं जैसे पी क्यू आर, इस ट्रायंगल को मैं अगर पी क्यू आर बोल दूं तो इस पे जो पी आर है ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया हाइपोटेनियस। मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, और मुझे क्या पता है, मुझे बेस पता है। तो मुझे बेस पता है, मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, तो मुझे क्या लगाना चाहिए, कॉस थीटा। तो थीटा कितना डिग्री का है यहाँ पे, 30 डिग्री का। तो cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा बेस अपॉन cos 30, ठीक है। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, बेस है 5, cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये हाइपोटेनियस आ जाएगा 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना आ गया मेरे पास, 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस बेसिकली सेंटर से वर्टेक्स की दूरी है, और सेंटर से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो हर जगह बराबर ही रहेगी। इसका मतलब ये जो 10/√3 सेंटीमीटर है, ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये 10/√3 सेंटीमीटर जो है वो हर चार्ज की डिस्टेंस आ गई O पॉइंट से, क्योंकि अगर ये इक्विलेटरल है तो ये डिस्टेंस जो है ना सबके लिए बराबर होगी। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी, और उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। समझ में आ रही बात। तो अगर ये डिस्टेंस आ गई, इसका मतलब मेरी हर चार्ज से डिस्टेंस आ गई O पॉइंट की। आगे बात समझ में। तो इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि हर चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है। तो हर चार्ज की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है 10/√3, ठीक है। तो हर चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस आ गई 10/√3। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस जो है हर चार्ज की वो 10/√3 आ गई सेंटीमीटर में, ठीक है। चलो अब देखो मैं इसको कैसे सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। अब देखो मैं पहले काम करता हूँ, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सा वाला, ACE ट्रायंगल में अगर मैं इस E पॉइंट पर एक +2 माइक्रोकूलम का चार्ज और रख दूं और एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज और रख दूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसके ऊपर। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक E पॉइंट पर अपने मन से +2 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया और एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज और रख दिया। तो ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो -2 कितना हो गया, -4 और -4 + 2 यानी कितना हो गया, -2। तो ओवरऑल चार्ज तो वही रखा है, -2। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ।
कि भाई पहले इसके पास कितना चार्ज रखा था, -2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा था, अब मैंने इस पर +2 और -2 माइक्रोकूलम का चार्ज और रख दिया, तो क्या मेरे इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं रखा, एक्स्ट्रा दोनों का मिला के कितना हो रहा है, 0 ही हो रहा है, तो एक्स्ट्रा तो मैंने कुछ रखा ही नहीं। बट ऐसा करने से मुझे एक फायदा मिल जाएगा। ऐसा मैंने आपको करना सिखाया था पहले, जब मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल करवाए थे, तो वहां पे भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसा किया था, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस ई पॉइंट पर नेगेटिव में तो -4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, नेगेटिव में तो कितना है, -4 माइक्रोकूलम, और पॉजिटिव में कितना है, पॉजिटिव में +2, तो पॉजिटिव में तो है +2 माइक्रोकूलम चार्ज और नेगेटिव में -4 माइक्रोकूलम चार्ज। अब ऐसा करने से मेरे को फायदा ये हो गया, ये -2, ये -2, सॉरी ये +2, ये +2 और आपका ये +2, ये +2, ये +2 और ये +2, इन तीनों का जो नेट है अब वो मिला के ओ पॉइंट पे कितना हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसा करने से मुझे क्या फायदा मिल गया, ये और ये इन तीनों का जो है नेट मिला के ओ पॉइंट पे कितना हो गया, 0 हो गया। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी पॉलीगन के वर्टेक्स पे बराबर बराबर चार्ज रखा हो तो उनका जो नेट होता है सेंटर पे वो 0 होता है। आ रही बात समझ में? तो इन तीनों का जो नेट फोर्स आएगा सेंटर पे वो 0 आएगा, तो अगर नेट फोर्स 0 आएगा तो फील्ड भी 0 आएगा। तो ये तो खत्म हो गए भाई आपके तीनों, ठीक है। अब ऐसे ध्यान से देखो, अगर मैं बी पॉइंट पर एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दूं और एक +2 माइक्रोकूलम का चार्ज और रख दूं, तो क्या बी पॉइंट पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक तो -2 का रखा है, एक +2 रखा है, तो दोनों का इफेक्ट तो मिला के वैसे भी 0 हो जाएगा। बट ऐसा करने से मुझे फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया देखो, अब यहाँ पे एक तो -2 का रखा है और प्लस में कितना हो गया, प्लस में हो गया 4, प्लस में कितना हो गया यहाँ पे 4। तो ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि ये -2, ये -2 और ये -2, इन तीनों का जो मिला के नेट है वो इस ओ पॉइंट पे कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे बराबर बराबर चार्ज रखे हैं, -2 -2 -2। तो अगर तीनों वर्टेक्स में बराबर बराबर चार्ज रखे हैं तो सेंटर पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर सेंटर पे नेट फोर्स 0 हो गया तो सेंटर पे फील्ड भी कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, जिन जिनका इफेक्ट खत्म हो गया उनको मैं हटा देता हूँ। ये 2 खत्म हो गया, ये 2 खत्म हो गया, उधर से वो -2 खत्म हो गया, इधर से ये 2 खत्म हो गया, इधर से ये -2 खत्म हो गया और इधर से ये +2 खत्म हो गया। तो मेरे पास ओवरऑल क्या बचा, मेरे पास ओवरऑल बी पॉइंट पे बचा 4 माइक्रोकूलम और ई पॉइंट पे जो बचा वो क्या बचा मेरे पास, -4 माइक्रोकूलम चार्ज। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब जो फील्ड आएगा वो सिर्फ इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से आएगा, ठीक है। अब देखो इस चार्ज की वजह से फील्ड कहां पे आएगा, तो मुझे पता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड निकालना है तो वहां पे एक बार पॉजिटिव चार्ज मान लो और देख लो कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लग रहा है। जहां पे फोर्स लग रहा होगा वही डायरेक्शन किसकी होती है, फील्ड की। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लूं, जैसे मान लो मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहां पे लगेगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इसको रिपेल करेगा, यानी इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इसका जो फील्ड आएगा वो आएगा FOB, यानी ओ पॉइंट पर बी की वजह से फील्ड वो इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। और -4 क्या करेगा इसको, -4 इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो फील्ड आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, यह जाएगा FOE। FOE का मतलब ओ पॉइंट पर ई की वजह से फील्ड, यानी दोनों की वजह से जो फील्ड आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो नेट फील्ड जो हो जाएगा ओ पर वो क्या हो जाएगा, दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा EOE प्लस EOB। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? अब दोनों की वजह से जो फील्ड आएगा वो देखो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4 माइक्रोकूलम का है, यहाँ पे भी 4 माइक्रोकूलम का है, और सेंटर से तो डिस्टेंस जो है वो बराबर है वर्टेक्स की, क्योंकि ये इक्विलेटरल है। तो इस सेंटर से डिस्टेंस जो है वो दोनों जगह की बराबर है और दोनों जगह पे चार्ज भी बराबर रखा है, तो दोनों का जो फील्ड आएगा वो कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी का भी एक का फील्ड निकाल देता हूँ, उसका डबल कर देता हूँ, क्योंकि दोनों की वजह से जो फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। तो मैं काम करता हूँ, उसको लिख दूं 2EOE, किसी का भी एक फील्ड निकाल लो उसका क्या कर दो आप, डबल कर दो, क्योंकि दोनों की वजह से फील्ड सेम आ रहा है। तो देखो नेट फील्ड अब कितना हो जाएगा, तो ई नेट जो हो जाएगा देखो 2 इंटू ई। अब ई कितना होगा, KQ/r², एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता है, KQ/r², तो के तो कितना हो जाएगा देखो, तो ई नेट इक्वल्स टू 2 टाइम्स के यानी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू वो 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r²। r कितना है मेरे पास, r है 10/√3 सेंटीमीटर। तो 10/√3 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में बदलूंगा तो वो हो जाएगा 10/√3 इंटू 10⁻⁻²।
क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए मुझे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि k q1 q2 k q upon r स्क्वायर होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, k q upon r स्क्वायर। तो k तो 10 × 10⁻⁹, q कितना है 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 × 10⁻⁶ अपॉन r स्क्वायर, यानी 10/√3 × 10⁻²² का स्क्वायर। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो जो ई नेट आपका बनेगा वो बनेगा 216 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ओ पॉइंट पे। आई बात समझ में? तो एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसकी, तो कैलकुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं इसको अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे सोल्व किया। तो फाइनल आंसर ध्यान रखना भाई 216 है, 216 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फटाफट से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक पुल्ली है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। पुल्ली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, इससे दो बॉल्स अटैच है, एक तो है 2m की और एक है 3m की। दोनों बॉल का जो मास है वो कितना है 2m और 3m, और दोनों को चार्ज दिया गया q और q, मतलब इस पर भी q चार्ज है और इस पर भी q चार्ज है, ठीक है। और ये बोला गया कि इन दोनों के बीच का जो है फोर्स वो आपको कंसीडर नहीं करना, मतलब इन दोनों के बीच में जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसको भी कंसीडर नहीं करना, इन दोनों के बीच में जो चार्ज की वजह से जो रिपल्शन लग रहा होगा उसको भी आपको कंसीडर नहीं करना, उसको नेगलेक्ट मानना है। मतलब इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब 2m और 3m बॉल के बीच का इंटरेक्शन जो है, इनके बीच का, सिर्फ इनके बीच का बोल रहा हूं मैं, इनके बीच का इंटरेक्शन आपको नेगलेक्ट मानना है, ठीक है। और ये बोला गया है कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है mg/2q। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब जगह है भाई, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और बीच में भी है। बीच में मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मेरा डायग्राम थोड़ा सा गंदा सा हो जाता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, सब जगह है, वो है mg/2q। और g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू जो है वो 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर आपको लेनी है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इस पूरे सिस्टम का जो है वो एक्सेलरेशन कितना होगा यदि इसको रिलीज कर दिया है। सिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए तो इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। और ध्यान रखना इन दोनों के बीच का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं लेना, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो आपको नेगलेक्ट लेके चलना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए। बेसिकली एनएलएम पे क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन जो है वो 11th क्लास में एनएलएम में खूब किए होंगे एमपीडी बना के। तो बनाइए एमपीडी, थोड़ा दिमाग लगाइए और ट्राई कीजिए कि एक्सेलरेशन सिस्टम का कितना आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो आई होप कि आपने सोचा होगा एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो देखो, वैसे तो मैं चाहूं तो उसको डायरेक्ट ही कर सकता हूं, बट ठीक है मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपके लिए उसको पूरे अच्छे से सोल्व कर देता हूं, वरना तो उसकी ट्रिक्स भी होती है सोल्व करने की। देखो चलो मैं सोल्व कर देता हूं। पहले इसका एफबीडी बनाते हैं। चलो इसका एफबीडी बनाते हैं। स्ट्रिंग टेंशन कहां लगेगा, टी ऊपर, नीचे क्या लगेगा, एक तो लगेगा नीचे 2mg ग्रेविटेशन का फोर्स। ये 2mg किसका फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है। एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है। अब चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स किसकी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है आपका, नीचे की तरफ, तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा आपका, नीचे लगेगा। और वो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F = QE। QE का मतलब क्या हो गया, Q × mg/2q। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं काम करता हूँ उसको FE लिख देता हूँ। आ रही बात समझ में, FE का मतलब है नीचे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। आ रही बात समझ में। और ये जो ब्लॉक है आपका, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। एक्चुअली ये तो ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा क्योंकि ये भारी है भाई, ये साफ दिख रहा है ये भारी है, तो ये तो नीचे आएगा, ये आपका कहाँ जाएगा, ऊपर। तो मैंने मान लिया कि ये जो है आपका a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ma कहाँ लगेगा, नीचे। तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, वो लगेगा 2ma। बात समझ में आ रही है क्या किया यहाँ पे। तो मैंने मान लिया ये a से तो ऊपर जा रहा है, तो ma कहाँ लगेगा, नीचे। 2mg कहाँ लगेगा, नीचे, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट करेगा नीचे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे क्यों लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पे लग रहा है आपका, नीचे की तरफ लग रहा है। और चार्ज पॉजिटिव है, तो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, इक्वेशन लिखा जाएगा ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, T, तो T = क्या हो जाएगा, Fe + 2mg + 2ma। आ रही बात समझ में। तो T = क्या हो जाएगा, Fe। Fe का मतलब कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या होता है, QE। तो Q × E, ये कितना दे रखा है मेरे को, mg/2q + 2mg + 2ma। तो यहां से जो T आएगा वो आ जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ये हो जाएगा 3mg/2, सॉरी 3mg/2 नहीं, 5mg/2, 5mg/2 + 2ma। ये आपके पास 10 इक्वेशन आ गई फर्स्ट।
ये कहां से आई है? ये आई है 2m के एफबीडी से। ये वाली जो इक्वेशन आई है वो कहां से आई है? 2m वाली बॉल के एफबीडी से। ऐसे आप 3m वाले का एफबीडी बनाओ, 3m वाले का एफबीडी बनाओ, फिर टेंशन कहां लगेगा आपका? ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स 3mg कहां लगेगा? नीचे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगा? चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे ही लगेगा। आ रही बात समझ में? ये हैवी है, ये एयर एक्सेलरेशन से कहां आएगा पूरा सिस्टम? ये पूरा सिस्टम एयर एक्सेलरेशन से कहां आएगा? नीचे, तो 3m कहां लग जाएगा? ऊपर। बात समझ में आ रही है? अगर ये एयर एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो सूडो फोर्स जो लगेगा ma को कहां लगेगा? ऊपर। अब m कितने का है? 3m का, तो 3ma कहां लग जाएगा आपके पास? ऊपर लग जाएगा। तो जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसकी इक्वेशन लिखोगे t + 3ma = क्योंकि ऊपर तो ये फोर्स लग रहा है, एक तो t और एक 3ma, और नीचे क्या लग रहा है आपके पास? नीचे लग रहा है 3mg + f इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो t + 3ma = 3mg + fe। fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है QE के बराबर। तो Q × E, ये कितना दे रखा है मेरे को? mg/2q। तो Q से Q कट जाएगा आपके पास, तो t + 3ma = क्या आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7mg/2। ये आ गई आपके पास कौन सी इक्वेशन? ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, एक तो टेंशन है वेरिएबल और एक आपका एक्सेलरेशन है वेरिएबल। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपकी t की वैल्यू भी आ जाएगी और आपकी a की वैल्यू भी आ जाएगी, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन भी आ जाएगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा है उसकी वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो हमको तो सिर्फ क्या पूछा गया है? a पूछा गया है। तो देखो a कितना आएगा आपका, तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका जो a निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपके पास a g/5। आ रही बात समझ में? जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो a की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी आपके पास? वो आएगी g/5। g/5 का मतलब कितना हो गया? g कितना दे रखा है आपने को? 10, तो 10/5, यानी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 मीटर/सेकंड²। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं बढ़ रहा हूं आगे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को ये बोला गया है कि मेरे पास दो प्लेट है, एक प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों प्लेट की जो लेंथ है वो L है और वो L 1 मीटर है, यानी दोनों प्लेट्स की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, यानी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो भी E है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो भी E है। दोनों की वजह से डायरेक्शन मुझे पता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर की ओर होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा नीचे की तरफ, इससे दूर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज की तरफ ही होता है, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसी की तरफ आएगा, यानी वो भी नीचे की तरफ ही आएगा। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, खैर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो 91 × 10⁻⁶ वोल्ट/मीटर है। ठीक है, अब क्या बोला गया वो सुनना। बोला ये क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, और वो जो v0 है वो है 4 × 10⁻³ मीटर/सेकंड, यानी एक इलेक्ट्रॉन को मैंने सीधा सीधा फेंक दिया 4 × 10⁻³ मीटर/सेकंड से दोनों प्लेट के बीच में। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा जाएगा क्या? मैं बोलूंगा नहीं, सीधा सीधा नहीं जाएगा। ये नेगेटिव तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों के दोनों फोर्स जो है वो ऊपर लगाएंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पाथ से मुड़ जाएगा और ऐसे चला जाएगा। आरे बात समझ में? अपने पाथ से क्या हो जाएगा आपका? डेविएट हो जाएगा, तो कुछ वो इस पाथ पे मूव करेगा आपका। ठीक है, तो आपको बताना है कितने एंगल से ये डेविएट हो जाएगा। कितने एंगल से डेविएट होने का मतलब ये है कि मान लो पहले इसकी डायरेक्शन जो थी वो सीधी थी, अब वो क्या हो गया? यहाँ पे पहुंच गया, तो कितना एंगल डेविएट होने का मतलब है कितना एंगल वो आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब आपको ये बताना है कि ये किस पाथ पे गया है, ये इस पाथ पे जाएगा ऐसे। तो कितने एंगल पे डेविएट होने का मतलब ये है कि इनिशियली डायरेक्शन से कितना एंगल आपका ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो आपको ये एंगल बताना है कि कितने एंगल पे ये ऊपर शिफ्ट हो गया। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो किसकी वैल्यू निकालनी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसको प्रोजेक्ट जो किया गया है वो इनिशियली सीधा सीधा प्रोजेक्ट किया गया v0 वेलोसिटी से। ठीक है, चलो तो थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या आंसर आएगा इसका। आपको ये बताना है कि कितने एंगल से ये डेविएट हो गया जब ये प्लेट से बाहर निकलेगा उस टाइम तक। तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए थीटा निकालने की, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे निकलेगा। चलो ठीक है, तो
तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसका एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की होगी, आपका कुछ आंसर भी आया होगा। चेक करते हैं कि वो आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, मुझे ये एंगल निकालना है, तो मुझे पता है ये एंगल निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये बाई डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हो गया, क्योंकि अगर मान लो बाई डायरेक्शन में ये एस वाई चला गया, अगर मैं बाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं तब तो ये एंगल निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस जो है वो तो एल के बराबर है, यानी बेस तो 1 मीटर है। तो अगर मैं बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं तो मेरा ये एंगल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके लिए मैं देखो कुछ चीज लिख रहा हूं। इनिशियली इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया गया है, तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो तो v नॉट ही है, वो है 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इनिशियली जो वेलोसिटी है वो तो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, यानी इसको स्टार्टिंग में तो केवल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? अब देखो, जब ये इस दोनों प्लेट के बीच में मूव कर रहा होगा तो क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव तो अट्रैक्ट कर रहा है और ये नेगेटिव रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों के दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं, पॉजिटिव वाली प्लेट जो है वो तो उसको ऊपर खींच रही है, नेगेटिव वाली जो प्लेट है वो उसको ऊपर रिपेल कर रही है, यानी दोनों के दोनों फोर्स ऊपर ही लगा रही है। तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, दैट मींस ax की जो वैल्यू है वो तो 0 है। बात आती है ay की वैल्यू कितनी होगी, तो ay की वैल्यू कितनी होगी, यानी बाई डायरेक्शन में फोर्स निकाल लूं मैं। अगर बाई डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू आ जाए तो बाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। अब बाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो लगता है QE। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा QE/m। ठीक है, तो एक प्लेट लगाएगी फोर्स QE, ये वाली प्लेट भी QE फोर्स लगाएगी, ये भी QE फोर्स लगाएगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी E है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी E है, दोनों प्लेट ऊपर ही फोर्स लगाएंगी, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये तो उसको ऊपर रिपेल करेगा और वो इसको ऊपर अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स ऊपर ही लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा 2QE। ये 2QE क्यों लिखा हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों प्लेट की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा है। तो AY जो आएगा वो आ जाएगा 2QE/m, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है ma। तो y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 2QE/m। ठीक है, मुझे निकालना है ये एंगल निकालने के लिए मुझे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। वो टाइम निकालने के लिए मैं x डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूं, Sx बराबर uxt प्लस हाफ axt²। आ रही बात समझ में? तो ax तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। Sx कितना है 1, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा 1 मीटर, ये बराबर ux यानी 4 × 10⁻³ × t। तो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 × 10⁻³ सेकंड, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकलने में इतना टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो मेरे पास टाइम आ गया, अब मुझे बस ये निकालना है कि इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूं y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में जब मैं इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, Sy = uyt प्लस हाफ ayt²। अब uy तो 0 है, uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियली y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि पूरा इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया था। तो Sy = हाफ, अब ay कितना है मेरे पास 2QE/m × t²। आ रही बात समझ में? यहां से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो Sy की वैल्यू आएगी QE/m × t²। तो Sy कितना हो जाएगा Q 1.6 × 10⁻−19, E दे रखा है 91 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय m 9.1 × 10⁻31 × t²। t कितना है 1/4 × 10⁻3, तो t² कितना हो जाएगा 1/16 × t की 10⁻6। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? यहाँ पे बस मैंने वैल्यू डाली है चार्ज की, क्योंकि वैल्यू डाल दी, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू डाल दी, E मुझे दिया हुआ है, E की वैल्यू डाल दी मैंने, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख दिया, और t² की जगह मैंने यहाँ पे डाल दिया t की वैल्यू। ठीक है, जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो Sy की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो Sy की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो कितने आने वाली है 1, यानी y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 1। तो y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट 1 है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी 1 है, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे जब आप tan थीटा निकालोगे तो वो लिखोगे Sy/Sx, Sy 1 आया, Sx 1 दिया हुआ है, ये लेंथ तो 1 मीटर दी हुई है, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 1, और tan थीटा 1 कितने डिग्री पे होता है 45 डिग्री पे। इसका मतलब इसमें जो डेविएशन आएगा, कितने एंगल का डेविएशन आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल का डेविएशन आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ। चलो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाए हैं, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है
पिछले वीडियो में मेरे जो न्यूमेरिकल थे वो बेसिक लेवल के थे, इस वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे लेवल के कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो न्यूमेरिकल का जो लेवल होगा वो काफी अच्छा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के न्यूमेरिकल।